नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉवर्टी। मतलब आज हम पढ़ेंगे गरीबी के बारे में। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, उसको आप लगा पाएंगे जैसे ही आप थ्योरी कंप्लीट करेंगे। और इस थ्योरी के बाद में इसी लेक्चर में लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। उसके बाद आप 100% श्योर हो जाएंगे कि जो भी क्वेश्चन आए आपका इस चैप्टर से आप आसानी से उसको डील कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको अपने इस कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं। 120 आवर्स का जो कोर्स हमने लॉन्च किया है आपके लिए, ये जस्ट कंप्लीट होने जा रहा है दोस्तों। इसमें हमारा लास्ट सब्जेक्ट चल रहा है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में इसके बाद लास्ट चैप्टर बचा है जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। उसको करने के बाद हमारा पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हमने इसमें कवर किया सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। और साथ में दोस्तों हमारा एमसीक्यू सेशन भी स्टार्ट हो चुका है जिसमें हमने बायोलॉजी के 300 प्लस क्वेश्चन किए हैं। और अभी जो बाकी है रिमेनिंग है उसको हम आगे चल के करेंगे। और अभी चल रहा है हमारा दोस्तों फिजिक्स में हम 250 क्वेश्चंस कर चुके हैं। और ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपने अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। मैं हर एग्जाम से क्वेश्चन उठा रहा हूं, तो इसलिए ये सभी लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मैं हर सब्जेक्ट के दोस्तों आपको 500 समथिंग क्वेश्चन कराने वाला हूं। और मैं यहाँ पे दोस्तों सभी चैप्टर को इंडिविजुअली यहाँ पे आपको कराऊंगा। मतलब मिक्स क्वेश्चन नहीं होंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए आपको हेल्प मिलेगी एक पर्टिकुलर चैप्टर को समझने के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने प्ले स्टोर पे जाना है। वहां पर जाके दोस्तों आप कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करेंगे। आप जाएंगे दोस्तों स्टोर में, वहां पे आपको एसएससी जेई नॉन टेक का सिलेबस मिल जाएगा। आपने क्या करना है, मुझे कॉल करना है 9568738917। वहां पे जो फीस है वो पे नहीं करनी है, मुझे कॉल करना है दोस्तों इस नंबर पर। फिर मैं आपको बताऊंगा आपने आगे क्या करना है। क्योंकि 120 आवर्स का सिलेबस है, आपको नोट्स मिलेंगे, तो आप इसको कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। नोट्स नहीं बनाना, देखो नोट्स बनाने में टाइम लगता है। आपने नोट्स नहीं बनाना, जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ाता हूं वही नोट्स आपको मिलेंगे। आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी के बारे में। देखो दोस्तों, पॉवर्टी मतलब गरीबी। गरीबी क्या होती है आप सभी समझते हैं। गरीबी की डेफिनेशन टाइम टू टाइम बदलती रहती है। गरीबी की डेफिनेशन जो है दोस्तों वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है। और ये दोस्तों कंट्री पे भी डिपेंड करती है। हमारे देश में दोस्तों पहले जो गरीबी की डेफिनेशन थी कुछ और थी, आज कुछ और है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों बेसिक नीड्स। मतलब अगर कोई पर्सन या कोई कम्युनिटी अपनी बेसिक नीड पूरी नहीं कर पाती है तो उसको क्या बोलेंगे कि ये गरीब है। अब बेसिक नीड क्या होगी, ये दोस्तों टाइम टू टाइम बदलती रहती है। जैसे कि पहले था दोस्तों रोटी कपड़ा एंड मकान, ठीक है। पहले हेल्थ और एजुकेशन को इसमें इंक्लूड नहीं किया। अब दोस्तों आज के टाइम पे हम इसमें हेल्थ को भी लेते हैं, एजुकेशन को भी लेते हैं, रोटी कपड़ा मकान को भी लेते हैं। कि भाई अगर कोई इंसान जिसके पास रोटी कपड़ा मकान है, एजुकेशन भी है और हेल्थ सिस्टम भी ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो गरीब नहीं है, वो गरीबी लाइन से, पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। ऐसे दोस्तों ये कंट्री पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि डेवलप कंट्री है यूएसए, तो यूएसए में मिनिमम रिक्वायरमेंट्स या बेसिक नीड्स अलग होती हैं। वहां पे दोस्तों हम मोबाइल को भी बेसिक नीड में कंसिडर करते हैं, बट इन इंडिया हम मोबाइल को बेसिक नीड में कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ पे हम रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और हेल्थ की बात करते हैं। तो ये सभी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम है दोस्तों, ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है। सामाजिक प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पॉवर्टी कैसी प्रॉब्लम है, ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए बात करेंगे दोस्तों
कि भाई हम कैसे एस्टिमेट करते हैं पॉवर्टी को, गरीबी को। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे दोस्तों हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, कमिटीज की बात करेंगे, तो इन सभी चीजों से क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बनते हैं, कमिटी से क्वेश्चन बनते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानिंग कमीशन की। देखो, प्लानिंग कमीशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। प्लानिंग कमीशन के तहत ही हमने क्या लॉन्च किए थे दोस्तों? 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए थे, जिसमें हम टारगेट करते थे ग्रोथ को, और हम दोस्तों स्कीम वहां पे लॉन्च करते थे जिस भी सेक्टर को आपने इंप्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन बनता है कि गरीबी हटाओ जो स्कीम चली थी दोस्तों, ये कौन से 5 ईयर प्लान में चली थी? इसकी शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों पॉवर्टी एलिवेशन की शुरुआत 5th 5 ईयर प्लान में। उसके बाद आपने देखा होगा मैंने इसके बाद हर 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ की चर्चा की है। तो स्टार्टिंग कब से हुई थी? 5th 5 ईयर प्लान से हुई थी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, प्लानिंग कमीशन के बाद कौन आता है? इसको रिप्लेस करके नीति आयोग आ जाता है। मतलब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया जाता है नीति आयोग के द्वारा। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। बस जो पॉवर्टी से रिलेटेड फैक्ट होंगे वही हम यहाँ पे दोस्तों चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों नीति आयोग का आधार क्या होता है, बेसिक क्या होता है दोस्तों, जिसके आधार पे, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं पॉवर्टी लेवल को। तो इनका जो बेसिस होता है दोस्तों, ये होता है कैलोरी कंजप्शन। मतलब कि कोई पर्सन कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, उसके बिहाफ पे डिसाइड करते हैं कि वो पर्सन, वो कम्युनिटी गरीबी लाइन या पॉवर्टी लाइन से नीचे है या फिर ऊपर है। चलिए बात करते हैं कैसे। देखो, ग्रामीण इलाकों की बात करेंगे, रूरल एरियाज की बात करेंगे। तो रूरल एरियाज में रहने वाले हर पर्सन अगर 2400 कैलोरी या फिर उससे ऊपर कंज्यूम कर रहा है, इट मींस वो क्या है दोस्तों? वो पुअर्टी लाइन से ऊपर है, वो गरीब नहीं है। और अगर इससे नीचे वो कंज्यूम कर रहा है, इट मींस वो गरीब है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार किसको माना है? यहाँ पे आधार माना है दोस्तों कैलोरी कंजप्शन को। वहीं पे दोस्तों अगर अर्बन एरियाज की बात करें, शहरी एरियाज की बात करें, तो ये है 2100 कैलोरी पर डे पर पर्सन। क्योंकि देखो भाई, शहरी एरियाज में जो फिजिकल वर्क होता है वो थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू ग्रामीण इलाके। ठीक है, ग्रामीण या रूरल एरियाज में जो फिजिकल वर्क होता है, हार्ड वर्क होता है, वो ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर ज्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे नोट की। देखो, नोट इंपोर्टेंट है। Poverty is estimated on the basis of expenditure not by income। एसएससी यही पूछ चुका है इसको कि पॉवर्टी किस बेसिस पे हम एस्टिमेट करते हैं। हम एस्टिमेट करते हैं दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चे। आपके खर्चे के आधार पर ही आपको बताया जाएगा कि आप अमीर हैं या गरीब हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने खर्चे बढ़ा दीजिए, बस आपने अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इनकम के आधार पे आप डिसाइड नहीं करेंगे कि कोई अमीर है या गरीब है। फॉर एग्जांपल देखो, कुछ आदमी ऐसे होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, बट फिर भी वे ना तो अच्छे से कपड़ा पहनते हैं, ना ही अच्छे से खाते हैं, और ना ही अच्छे से मकान में रहते हैं। मतलब वे अपनी बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पाते हैं पैसा होने के बावजूद। तो आपका बैंक अकाउंट चेक नहीं किया जाएगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक किया जाएगा कि आपका रहना कैसा है, तभी डिसाइड करेंगे कि ये गरीब हैं या फिर अमीर है। फिर बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद आता है नीति आयोग के बाद एनएसएसओ। एनएसएसओ को चेंज कर दिया गया दोस्तों 23 मई 2019 को, और इसको बना दिया गया एनएसओ, सिंपल एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ये क्या करता है दोस्तों? ये भी पुअर्टी को एस्टिमेट करता है, मेजर करता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चे के आधार पे दोस्तों। चलिए फिर बात करेंगे हम वर्ल्ड बैंक की। तो देखो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक भी
यहाँ पे अपना एक क्राइटेरिया रखता है पॉवर्टी के लिए। यहाँ पे ये बोलता है दोस्तों कि अगर किसी का बेसिक एक्सपेंडिचर $1.9 पर पर्सन पर डे है तो उसको हम गरीबी रेखा से ऊपर मानेंगे, पॉवर्टी लाइन से ऊपर कंसीडर करेंगे। और अगर कोई अपना डेली खर्च $1.9 से कम है तो उसको दोस्तों हम क्या मानेंगे, उसको मानेंगे हम कि वो गरीब है। अब इसको आप रुपीज में करके देखिए और फिर दोस्तों एस्टिमेट कीजिए कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन ऐसी है कि जो ये बैठता है दोस्तों, आई थिंक 140 करीब बैठेगा कि डेली एक पर्सन 140 रुपए खर्च कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पे, टाइप्स ऑफ कंट्री पे, ठीक है। अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है तो उसके लिए उनकी बेसिक नीड्स अलग हो सकती है, कोई डेवलप कंट्री है तो उनके लिए बेसिक नीड्स अलग हो सकती है। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा है नोट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय नीति आयोग। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एसएससी कि इंडिया में जो गरीबी का निर्धारण होता है दोस्तों या पॉवर्टी का एस्टिमेशन होता है, ये कौन करता है, ये करता है दोस्तों नीति आयोग। ध्यान रखना आपने, इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में दोस्तों पहला आएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसको बोलेंगे, ऐसे पर्सन जो कि या ऐसी कम्युनिटी जो कि अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि दोस्तों रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान इनको भी पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनको बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और ये दोस्तों डिसाइडेड होती है बाय ईच कंट्री, भाई उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। इंडिया में तो रोटी कपड़ा मकान है, बट डेवलप्ड कंट्री में कुछ और भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हमारी कंट्री में है रोटी कपड़ा मकान। फूड एक लीगल राइट है दोस्तों, ध्यान रखना है, फूड क्या है, एक लीगल राइट है। लीगल राइट बना दिया गया है इसको कि आप भूखे नहीं मरेंगे। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की है। और आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट तरह तरह की स्कीम लॉन्च करती है और दोस्तों राशन कार्ड भी बनते हैं। आपके घर में बना होगा, मोस्टली के घर में होता है राशन कार्ड, तो राशन कार्ड के भी कई टाइप होते हैं। तो यहाँ पे अगर बीपीएल है, राशन कार्ड वाले बीपीएल है, तो उनका मतलब है कि उनको दोस्तों गरीबी लाइन से नीचे रखा गया है और उनको सबसे सस्ता राशन मिलता है, इवन कभी कभी फ्री भी मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फूड एक लीगल राइट है और आपको ये मिलना ही मिलना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। वैसे ही दोस्तों मकान भी, मकान के लिए, होम के लिए भी दोस्तों बहुत सारी स्कीम लॉन्च की जाती है कि जो होमलेस सोसाइटी है, प्यूपिल्स है, उनके लिए दोस्तों घर की सुविधा कराई जाए। अब ये अलग बात है, देखो एक्सेप्शन अलग हर जगह मिलते हैं। एक्सेप्शन ये है कि आपने देखा होगा जिसके पास घर भी होता है वो भी पैसा अड़ाप के बैठ जाता है। बट हम यहाँ पे किसको टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की स्कीम के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम चलाती है रोटी कपड़ा मकान के लिए, आपको बता। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है, यहाँ पर हम दोस्तों अमीरी गरीबी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे कंपेरिजन की कि इसके कंपेयर में ये गरीब है या अमीर है। जैसे कि दोस्तों लेट सपोज हम मुकेश अंबानी की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसी एक छोटी कंपनी की। तो हो सकता है कंपनी अपने आप में, देखो कंपनी है तो हो सकता है कि वो अमीर हो, और होती है दोस्तों, अमीर होती है, ठीक है। बट मुकेश अंबानी से क्या है, गरीब। तो यहाँ पे हम रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं। तो अकर्स ड्यू टू इनइक्वालिटी इन इनकम, ये कैसे होती है दोस्तों, जब इनकम में इनइक्वालिटी होती है, उसकी ज्यादा इनकम है, आपकी कम इनकम है, तो आप उससे गरीब है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों सिचुएशनल पॉवर्टी की। सिचुएशनल पॉवर्टी का मतलब है जो कि अराइज होती है ड्यू टू योर सिचुएशन और कंडीशन। जो आपकी कंडीशन है, सिचुएशन है, उसके आधार पे दोस्तों ये अराइज होती है। कैसे दोस्तों, जैसे कि पेंडेमिक आ जाए, पेंडेमिक आ जाए, आया था अभी कोविड-19, जिसके कारण बहुत सी पॉपुलेशन दोस्तों गरीबी लाइन से नीचे चले गए, जो मिडिल फैमिली थी। जैसे कि फैमिली में किसी को
बहुत सीरियस बीमारी हो जाए तो जिसकी क्योरिंग में पूरा पैसा खर्च हो जाता है और वे बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कारण भी दोस्तों ऐसा होता है ना, डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसके कारण भी सिचुएशनल पॉवर्टी अराइज होती है। चलिए बात करेंगे दोस्तों जनरेशनल पॉवर्टी। जनरेशनल पॉवर्टी में आप वर्ड पकड़ेंगे जनरेशन, जो मतलब ऐसी पॉवर्टी है जो कभी खत्म नहीं होती है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते हैं, कांट एस्केप फ्रॉम दिस, इससे आप बाहर नहीं जा सकते हैं। इट मीन्स ये जनरेशनल है, ये दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। आपके पूर्वज, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं एक जनरल टर्म में बोल रहा हूँ। ठीक है, हमारे पूर्वज गरीब थे, हम भी गरीब, आने वाली पीढ़ी भी गरीब, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जनरेशनल पॉवर्टी। फिर हम बात करेंगे दोस्तों सेकंड टाइप, टाइम डिपेंडेंट पॉवर्टी। यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। टाइम डिपेंडेंट पॉवर्टी में लॉन्ग टर्म पॉवर्टी आएगी, एक आएगी दोस्तों शॉर्ट टर्म पॉवर्टी। लॉन्ग टर्म पॉवर्टी का मतलब है दोस्तों इसमें जो कि लंबे टाइम से गरीब है, जो कि लंबे टाइम से गरीब, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों भिखारी होते हैं। अब भिखारी भी बहुत सारे बहुत टाइप के होते हैं, कुछ करोड़पति भी होते हैं, तो उनको छोड़ दीजिए, हम जनरल टर्म में बात कर रहे हैं कि जो भिखारी होते हैं, आज आप जाएंगे तब भी आपसे पैसा मांगेंगे, 10 साल बाद जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आज भी भिखारी है, मतलब कि अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ये किसमें कंसिडर होगा, ये होगा लॉन्ग टर्म पॉवर्टी में। तो इसमें दोस्तों ऑलवेज पुअर और जनरल पुअर, ये दो टाइप के आते हैं। ऑलवेज पुअर जो मैंने आपको भिखारी का एग्जांपल दिया वो, जनरल पुअर दोस्तों ऐसा हो सकता है, देखो मैं आपको ऑलवेज पुअर का ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, यह है दोस्तों पॉवर्टी लाइन। तो ये हमेशा दोस्तों इस टाइप से पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहते हैं ऑलवेज पुअर, कभी इसको टच नहीं करते। बट इन केस ऑफ जनरल पुअर ये रहते तो इससे नीचे ही है, बट कभी कभी दोस्तों ये इसको टच कर जाते हैं। तब कभी कभी ये कुछ टाइम के लिए अमीर बन जाते हैं, ठीक है, थोड़े से अमीर। शॉर्ट टर्म पॉवर्टी की बात करें दोस्तों, जिसको ट्रांसिएंट पॉवर्टी बोलते हैं, ध्यान रखना है ट्रांसिएंट पॉवर्टी किसको बोलते हैं, शॉर्ट टर्म पॉवर्टी, जो कि कुछ टाइम के लिए आती है। जैसे कि दोस्तों इरेगुलर पॉवर्टी, साइक्लिक पॉवर्टी, ये एग्जांपल हैं किसके, शॉर्ट टर्म और यू कैन से ट्रांसिएंट पॉवर्टी। इरेगुलर पॉवर्टी का मतलब है दोस्तों इसमें कोई भी समानता नहीं होती है, असमान पॉवर्टी, असमान पॉवर्टी, इसका ग्राफ देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। साइक्लिक पॉवर्टी किस में आती है दोस्तों, साइक्लिक पॉवर्टी आप देखेंगे कि ये आती है ओकेशनली। ओकेशनली मतलब होता है दोस्तों कि कुछ टाइम, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा खेतों में काम करने वाले मजदूर, उनको कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है, क्योंकि जब काम होता है खेतों में तभी काम मिलेगा, और 12 महीने खेतों में काम नहीं होता है। तो जिस टाइम काम नहीं होगा उस टाइम ये गरीब हो जाएंगे, ठीक है, और फिर से अगली साल भी ऐसा ही होगा दोस्तों। तो इस पॉवर्टी को क्या बोलेंगे, साइक्लिक पॉवर्टी बोलेंगे। अब मैं ग्राफ के थ्रू से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो दोस्तों यह है आपका ग्राफ, इसमें पहला है दोस्तों क्रोनिक पुअर। क्रोनिक पुअर को हमने बोला लॉन्ग टर्म पॉवर्टी। अब देखो ये चीजें बहुत मायने रखती है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है क्रोनिक पुअर को लॉन्ग टर्म पॉवर्टी बोल रहे हैं, और क्रोनिक पुअर में ऑलवेज पुअर आ रहा है और जनरल या यूजुअली पुअर आ रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों ऑलवेज पुअर हमेशा नीचे रहता है, पर यूजुअली पुअर नीचे तो रहता है हमेशा, बट कभी कभी हो जाता है कि एक बार वो इस गरीबी लाइन से ऊपर उठ जाए। वहीं पे दोस्तों फिर बात करेंगे ट्रांसिएंट पुअर की। तो ट्रांसिएंट पुअर में आप देखेंगे दो ग्राफ, एक है दोस्तों टर्निंग पुअर, एक है दोस्तों ओकेशनली पुअर, ठीक है। टर्निंग पुअर को हमने बोला दोस्तों इरेगुलर, और ओकेशनली को बोला हमने दोस्तों साइक्लिक। इनका ग्राफ आप देख सकते हैं, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे आप देखेंगे इनको काम तो मिलता है, 12 महीने इनको काम मिल रहा है, 12 महीने में से इनको क्या मिल रहा है दोस्तों, लेट्स सपोज 10 महीने काम मिल रहा है, और एक महीना क्या हो रहा है, ये
पॉवर्टी में चले जाते हैं, काम नहीं मिल पाता है। बाकी के टाइम जब इनको काम मिलता है तो ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। और नॉन पुअर का ग्राफ तो आपको पता ही है दोस्तों, ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर ही रहेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कमिटीज फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, अब हम पॉवर्टी की बात करेंगे। एक बार पानी पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए। तो हम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं दोस्तों, पॉवर्टी को कैसे एस्टिमेट करती है कोई कमिटी। तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा नेशनल प्लानिंग कमिटी। नेशनल प्लानिंग कमिटी हमारी आजादी से भी पहले बनी। कब बनी दोस्तों? ये बनी 1938 में। और प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों? ये थे एस सी बोस। एस सी बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस। और प्रेसिडेंट किसके थे दोस्तों? ये कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, जो कांग्रेस सरकार नहीं थी दोस्तों, जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी बनी थी उस टाइम, उसके ये प्रेसिडेंट थे एट द टाइम ऑफ 1938। और चेयरमैन थे दोस्तों इस कमेटी के, ध्यान रखना, इस कमेटी के चेयरमैन थे जेएल नेहरू। और सेक्रेटरी थे दोस्तों केटी शाह। केटी शाह सेक्रेटरी थे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों? टू ड्रॉइंग ए प्लान फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी को हटाना ही इनका दोस्तों क्या था? ऑब्जेक्टिव था। पूछा जाएगा इनमें से कौन सी कमेटी पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड है, तो आपने बताना है दोस्तों नेशनल प्लानिंग कमेटी। कब बनी थी? 1938 में। चेयरमैन थे जेएल नेहरू, सेक्रेटरी थे दोस्तों केटी शाह। चलिए फिर हम बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप। ये बना 1962 में। इसने दोस्तों सेपरेट किया पॉवर्टी लाइन को फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज के लिए। मतलब अब अर्बन एरियाज के लिए अलग क्राइटेरिया होगा और रूरल के लिए अलग क्राइटेरिया होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एक हाउस होल्ड की बात की, पूरे घर की बात की, पूरे परिवार की बात की जिसमें 5 सदस्य रहते हैं। ठीक है, और बोला दोस्तों कि अगर उनकी मंथली एक्सपेंडिचर दोस्तों 100 रुपए पर मंथ है या इससे ऊपर है तो वे गरीब नहीं है, और अगर इससे नीचे हैं तो वे गरीब है। देखो आज के हिसाब से 100 रुपए बहुत कम है, बट 1962 में दोस्तों अगर हम बात करें 100 रुपए काफी थे। ठीक है, ये था दोस्तों रूरल के लिए, ग्रामीण इलाकों के लिए। अर्बन के लिए यही था दोस्तों 125। ठीक है, इन्होंने दोस्तों हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन को इंक्लूड नहीं किया था, मतलब कि बेसिक रिक्वायरमेंट को दोस्तों यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन नहीं माना था। सिर्फ यहाँ पे किसकी बात की थी? कपड़ा रोटी मकान की। मकान बन जाए उसके बाद कपड़ा ले लेंगे आप, उसके बाद खाना। तो इसमें तो ज्यादा इतना खर्च आएगा नहीं। खर्च किस में आता है दोस्तों? हेल्थ में और एजुकेशन में सबसे ज्यादा खर्च आता है। इसके इस हिसाब से दोस्तों आप देखेंगे तो ज्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब कम भी नहीं है। फिर आते हैं दोस्तों वाई एन दांडेकर एंड एन रथ। ये कमेटी बनी थी दोस्तों 1971 में, और इसने रिपोर्ट पेश की अपनी 1973 में। देखो ये नहीं पूछेगा कोई, बस आपने सिंपल सिंपल याद रखना है कि वाई एन दांडेकर एंड एन रथ जो कमेटी थी ये थी रिलेटेड टू पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, फर्स्ट सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू मेजर पॉवर्टी। इन्होंने दोस्तों सबसे पहली बार सिस्टमेटिक अटेम्प्ट किया टू मेजर दी पॉवर्टी, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। मैं एलिवेशन की बात कर रहा हूं दोस्तों, एलिवेशन छोड़ देना, यहाँ पे मेजर कर रहे हैं क्योंकि इनका काम मेजर करना है सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पे नीति आयोग का काम है उन चीजों को पूरा करना, एलिवेशन करना। ठीक है, तो ये मेजर कर रहे हैं दोस्तों। तो ये फर्स्ट सिस्टमेटिक अटेम्प्ट था टू मेजर दी पॉवर्टी। इन्होंने दोस्तों आधार क्या लिया था? ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी कंजप्शन। इन्होंने भी दोस्तों कैलोरी कंजप्शन को आधार माना था। डाटा कहां से लिया था दोस्तों? इन्होंने एनएसएस से। एनएसएस से डाटा कलेक्ट किया और उसके आधार पर रिपोर्ट बनाई। रूरल के लिए दोस्तों इन्होंने बताया 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे और 49.1 रुपया एक्सपेंडिचर पर पर्सन पर मंथ। मतलब अगर कोई पर्सन 2400 कैलोरी पर कंज्यूम कर रहा है, कंजप्शन उसका 2400 कैलोरी एनर्जी का है, तो उसको हम गरीब नहीं मानेंगे। और अगर इससे नीचे है तो वो गरीब होगा। और अगर उसका दोस्तों मंथली एक्सपेंडिचर खर्च 49.1 है
तो उसको भी हम गरीब नहीं मानेंगे, वो आपका अमीर होगा। अर्बन में दोस्तों, शहरी इलाकों में ये 2100 और ये बढ़ा के 56.7 RS पर पर्सन पर डे। चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों हम वाई के अलग कमिटी। वाई के अलग कमिटी दोस्तों, ये स्टेबलाइज की गई थी 1977 में, रिपोर्ट पेश की 1979 में। ये आपने ध्यान नहीं रखना है, आपने ध्यान रखना है वाई के अलग कमिटी भी पॉवर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। वहीं पे दोस्तों डीडी लक्कड़ वाला कमेटी, ये बना दोस्तों 1989 में और रिपोर्ट पेश की 1993। उसके बाद आता है दोस्तों सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ये बना दोस्तों 2004-5 में, रिपोर्ट पेश की 2009 में। भाई देखो डेटा लेंगे, उसके आधार पे दोस्तों यहाँ पे सर्वे किया जाता है और उसके आधार पे रिपोर्ट बनाई जाती है, तो टाइम लगता है। तो आप देख रहे हैं 4 या 5 साल बाद इसको पब्लिश किया गया। रूरल के लिए दोस्तों इन्होंने मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट रखी 27 रुपए पर पर्सन पर डे, मतलब कि अगर कोई पर्सन एक दिन में 27 रुपए खर्च कर रहा है, इट मीन्स वो गरीब नहीं होगा। और मंथली बात करें दोस्तों तो उसका खर्चा कितना, 816 रुपए। अर्बन में यही दोस्तों बढ़ा दिया गया 33 रुपए पर पर्सन पर डे एंड 1000 पर पर्सन पर डे मंथली, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जब पुअर्टी निकाली गई 2011 और 12 के सेंसस के आधार पे, तो ये निकली दोस्तों 21.9%, कई बार पूछ चुका है, अप्रोक्स 22% के अप्रोक्स। तो इस टाइप से राउंड ऑफ करके क्वेश्चन पूछता है। चलिए फिर बात करेंगे हम सी रंगराजन कमेटी। सी रंगराजन कमेटी ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट पेश की 2014 में, ये बनी थी 2012 में। और इन्होंने दोस्तों देखा कि भाई जो पुअर्टी का, रंगराजन कमेटी ने देखा दोस्तों जो पुअर्टी का एस्टिमेशन किया है वो गलत था, जिसके आधार पे कम पॉपुलेशन ही बिलो दी पुअर्टी लाइन थी। बट अब इन्होंने रिक्वायरमेंट बढ़ाई, इन्होंने बोला कि अगर कोई ग्रामीण एरिया में रहने वाला पर्सन 32 रुपए खर्च कर पा रहा है तो इट मीन्स वो पुअर नहीं होगा, और 972 रुपए मंथली खर्च कर पा रहा है तो वो पुअर नहीं होगा। वहीं पे दोस्तों अर्बन एरियाज में 47 और 1407। अब देखो, अब पुअर्टी और बढ़ने वाली है, उसका परसेंटेज और बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे पुअर्टी कितनी थी, 29.5%, मतलब 30% के लगभग। इन्होंने दोस्तों कैलोरी को भी कंसीडर किया, 2155 कैलोरी पर पर्सन पर डे फॉर रूरल एंड 2090 कैलोरी पर पर्सन पर डे फॉर अर्बन, ठीक है। कैलोरी भी और उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर या डेली एक्सपेंडिचर है वो भी। फिर आता है दोस्तों हाशिम कमेटी। हाशिम कमेटी सिर्फ और सिर्फ अर्बन पुअर्टी के लिए थी। अर्बन पुअर्टी इसने मेजर की, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ अर्बन पुअर्टी मेजर करने के लिए कौन सी कमेटी थी, तो आपने ध्यान रखना है हाशिम कमेटी थी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अरविंद पनगड़िया कमेटी। अरविंद पनगड़िया कौन थे दोस्तों, नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे। ये 2015 में बनी दोस्तों, और ये थे दोस्तों फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो ध्यान रखना है ये भी किससे रिलेटेड है, ये भी आपका पॉवर्टी मेजर से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ आपकी, एक बार पानी पी लेते हैं। यहाँ पे आपने बताना है डैश पुअर आर दी पीपल हु मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो अगर कोई पुअर रेगुलर बेसिस पे इन और आउट हो रहा है, कभी अमीर बन रहा है कभी गरीब बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, क्रोनिक पुअर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, क्रोनिक पुअर बोलेंगे, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्यूपिल बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब कि इनमें से जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है
उन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। कर्ज में दबे रहते हैं दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं होता है बट मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी ये भी होता है, पुअर हेल्थ ये भी होता है। तो ये सभी कॉज हैं जो कि पुअर्टी लाइन से नीचे ले जाते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑप्शन करेक्ट। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीसीई। एमपी एमपीसीई की फुल फॉर्म क्या है, यह है दोस्तों मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। चलिए फिर आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है उनके एग्जांपल आपने बताने हैं। तो ये है दोस्तों स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये भी दोस्तों किसके लिए थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब खुद का आप व्यवसाय चला सकते हैं, मतलब खुद आप एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है, आपके पास खुद का रोजगार होगा। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना दोनों किसको प्रमोट करती है दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए एंड बी। चलिए फिर बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसेंट पुअर। ट्रांसेंट पुअर का कौन कौन सा पार्ट है दोस्तों, तो आपने देखा स्टर्निंग पुअर एंड ओकेशनली पुअर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। इन विच ईयर वॉज द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया। तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब दोस्तों इंडिया में लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 2004 में। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द पुअर इन कंट्री। तो फूड और न्यूट्रिशनल लेवल को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम इंडिया में चलाए गए दोस्तों, वो आपने बताना है। मिड डे मील स्कीम ये चलती है दोस्तों, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ये दो सभी स्कीम किसके लिए थी दोस्तों, फूड एंड न्यूरिशमेंट को इंप्रूव करने के लिए। फिर अब आगे चलेंगे, ये सब आपने करना है दोस्तों। देखो मैं कितने क्वेश्चन लाया हूं, सभी इंपॉर्टेंट है और इजी है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप इन सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हैं, मेरा नंबर होगा आपके पास, ये आप देख सकते हैं। लेट मी, ये आपके 29 क्वेश्चन, तो आप इनको कर सकते हैं। देखो टाइम बहुत कम है, मुझे दूसरा लेक्चर भी लेना है, तो आप इन क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं। और खुद से करने से बेस्ट है, खुद से करना दोस्तों सबसे बेस्ट है, बिकॉज आप अपना दिमाग भी लगाएंगे और आपके लंबे टाइम तक क्वेश्चन याद भी रहेगा। मेरा नंबर है, आपको पीडीएफ लेनी है 9568738917, सभी सब्जेक्ट्स का पीडीएफ अवेलेबल है मेरे पास। आप मैसेज करेंगे और मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।